नमस्कार बच्चों, आज हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। यद्यपि इसके प्रारंभ की जो सुगबुगाहट है वो 20वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। व्यवहारवाद एक महान क्रांति माना गया है और इस व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान आदि सभी को बदलकर रख दिया है। और इसी कारण परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में स्पष्ट अंतर भी दिखाई देता है और हम कह सकते हैं कि राजनीति का विज्ञान बनाने में इस व्यवहारवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब व्यवहारवाद के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो व्यवहार, आचरण, कार्य, क्रिया ये सब एक जैसे लगने वाले शब्द हैं, किंतु व्यवहार शब्द को मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ माना गया है और इसी व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या और निष्कर्ष आदि का आधार मानने की प्रवृत्ति या दृष्टिकोण को ही व्यवहारवाद कहा गया है। व्यापक दृष्टिकोण से व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के वैज्ञानिक बोध से संबंधित प्रत्येक प्रकार का सामाजिक अनुसंधान आ जाता है, चाहे वह किसी भी अनुशासन में आ सके। इसलिए व्यवहारवाद सभी समाज विज्ञानों को जोड़ने वाला एक वैचारिक आंदोलन भी है। डेविड ट्रूमैन तथा रॉबर्ट डॉल ने व्यवहारवाद को समझाते हुए कहा है कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य शासन या राजनीतिक व्यवहार के समस्त प्रेक्षणीय जो भाग है उसको प्रेक्षणीय व्यवहार के शब्दावली में अभिव्यक्त करना है, अर्थात ऐसा व्यवहार जिसका मापन किया जा सके और उसको सुस्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सके और शोध में उसका उपयोग किया जा सके, यही व्यवहारवादी अध्ययन है। जेम्स चार्ल्सवर्थ ने व्यवहारवाद को समझाते हुए कहा है कि हम इसमें वस्तुपरक एवं आगमनात्मक विधि से किसी भी वस्तु के क्या, कैसे, कब और कहाँ इन प्रश्नों की खोज कर सकते हैं, किंतु इसके अंदर क्यों कोई घटना क्यों घटित हुई, क्यों प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त किया जा सकता। कर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 मूल विशेषताएं बताई हैं। वो ये कहता है कि पहली विशेषता है कि राजनीतिक शोध में अब राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर मनुष्य के व्यवहार को इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरे, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों से एकता पर बल दिया जाता है। तीसरे, इसके अंतर्गत जब राजनीतिक शोध किया जाता है तो यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण तथा मापन के लिए अधिक परिशुद्ध, परिष्कृत और वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है। और चौथा, राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित, अनुभविक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना है। इसलिए
जैसा कि सिबली ने कहा है कि वैज्ञानिक व्यवहारवाद परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत है, ताकि प्राकृतिक विज्ञानों की जो स्थिति है, विज्ञानात्मक स्थिति है, उसके समकक्ष ही हम राजनीति विज्ञान को लाकर खड़ा कर सकें। रॉबर्ट डॉल ने व्यवहारवाद को एक प्रतिरोध आंदोलन बताया है और इसकी दो विशेषताएं बताई हैं। पहली तो ये कि व्यवहारवाद का उदय परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के असंतोष के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका अर्थ ये है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान एक मूल्य विज्ञान बनकर रह गया था और उसमें केवल दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी पद्धतियों से ही सारा अध्ययन किया गया। उसे हम वास्तविक विज्ञान नहीं मान सकते थे। उसे विज्ञान मानने की जो आकांक्षा है व्यवहारवादियों में बलवती है और इसलिए वो एक नई पद्धति की आवश्यकता पर बल देते हैं, उसके उपयोग पर बल देते हैं, ताकि नया वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय किया जा सके। डेविड ईस्टन ने 50 के दशक के प्रारंभ में एक ग्रंथ लिखा। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। डेविड ईस्टन को ही ये श्रेय जाता है कि उसने व्यवहारवाद के अध्ययन को व्यवस्थित करके सबके सामने प्रस्तुत किया। उसके एक लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत वह व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं की चर्चा करता है और इनके व्यवस्थित अध्ययन से व्यवहारवादी शोध को पूर्ण होना बताता है। इसलिए व्यवहारवाद का अध्ययन करने में डेविड ईस्टन की इन 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है और इनको याद रखने के दृष्टिकोण से एक सूत्र है जो याद करने पर आपको ये 8 बौद्धिक आधारशिलाओं की क्रम से आप स्मृति में इनको रख सकते हैं। तो ये 8 आधारशिलाएं हैं नी, स, त, प, म, व, श और स। ये सूत्र के अनुसार अब हम इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहला है नियमितता, अर्थात डेविड ईस्टन ये कहता है कि राजनीतिक व्यवहार में मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसमें अनेक प्रकार की नियमितताएं या समानताएं पाई जाती हैं और इन्हें ही व्याख्या और पूर्व कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये नियमितताएं व्यवहारवादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नियमितताओं को शोधकर्ता को खोज निकालना चाहिए और इन्हें आने वाले समय के शोध अध्ययन के लिए आधार के रूप में, डेटा के रूप में, सूचना के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन का अर्थ है कि जिन नियमितताओं की एक राजनीतिक शोधकर्ता ने खोज की है उसका पुनः सत्यापन करना चाहिए। यदि वो सत्यापनीय है तभी वो नियमितता है, नहीं तो उसे नियमित अध्ययन के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। अर्थात ऐसी सूचना, ऐसा तथ्य जिसका सत्यापन किया जा सके, तभी यह ज्ञात होगा कि यह एक नियमित अध्ययन है। इसलिए नियमितता की परीक्षण के बिना वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित नहीं किया जा सकता। विज्ञान के अंतर्गत यह कार्य प्रयोगशाला में बार बार सत्यापन करके किया जा सकता है, किंतु समाज विज्ञानों में ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं मिलती है। इसलिए उसकी अनेक विधियां हैं, उन विधियों से
हम व्यवहार की नियमितताओं का सत्यापन कर सकते हैं। तीसरी जो बौद्धिक आधारशिला है, प्रविधि। जिन नियमितताओं का सत्यापन कर लिया गया है, अर्थात जो राजनीतिक व्यवहार या जो तथ्य हम सत्यापन करके अलग कर चुके हैं, अभी भी उनमें बहुत सारी मूल्य प्रतिबद्धताएं या बहुत सारा ऐसी सामग्री है जिसकी राजनीतिक व्यवहार में कोई आवश्यकता नहीं है। उस अवांछनीय सामग्री को हटाना, यह परिशुद्ध प्रविधि के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात ऐसी वैज्ञानिक प्रविधियों का, टेक्निक्स का आविष्कार किया जाना या उनको राजनीतिक अध्ययन में प्रयोग किया जाना, ताकि प्राप्त सूचना को, प्राप्त व्यवहार को या प्राप्त तथ्यात्मक सामग्री को परिशुद्ध किया जा सके तकनीक के उपयोग के आधार पर। अगला है परिमाणन। अब यह जिस परिशुद्ध सत्यापनीय व्यवहार को तकनीक के माध्यम से परिशुद्ध कर दिया गया है, अब वो इस स्थिति में आ चुका है कि उसका मापन किया जा सके। क्वांटिफाई यानी कि किसी भी सूचना को, किसी भी तथ्य को, किसी भी डेटा को मापन योग्य बना देना। और मापनीय बनाने का अर्थ ये है कि उसको हम अधिक स्पष्ट शब्दावली में अभिव्यक्त कर सकें। जैसे कि यदि हम बहुत सारा दूध है ऐसा कहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, किंतु 5 किलो दूध है, तो बहुत सारा शब्द एक अस्पष्टता की ओर इंगित करता है, किंतु 5 किलो दूध है वो एक स्पष्ट मापन योग्य इकाई के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार के क्या राजनीतिक व्यवहार को भी मापन योग्य बनाया जा सकता है? यह प्रविधियों के माध्यम से किया जा सकता है, उसका परिमाणन किया जा सकता है। अगली विशेषता है मूल्य निरपेक्षता। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवहार या राजनीतिक तथ्यों के भीतर जो मूल्य छिपे हुए हैं, उन मूल्यों को तथ्यों से अलग रखा जाना चाहिए। और मूल्य और तथ्य में यदि भिन्नता, मूल्य और तथ्य की यदि आपसी अंतर संबंध को अलग नहीं भी किया जा सकता, तो उसे शोधकर्ता पहले ही यह बता दे कि इस अध्ययन में यह मूल्य है और इस मूल्य को ध्यान में रख करके ही यह अध्ययन किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि शोधार्थी अपने अध्ययन में व्यक्तिगत मूल्यों को बीच में नहीं आने दे और तथ्यों का स्पष्ट अध्ययन करे, ताकि सिद्धांत निर्माण में भी वैज्ञानिकता का समावेश किया जा सके। अगला बिंदु है शुद्ध विज्ञान। इसका तात्पर्य यही है, उससे पहले जो अगला बिंदु है वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का अर्थ ये है कि व्यवस्थीकरण या क्रमबद्धता, कि आपने जो शोध किया है वो एक व्यवस्थित शोध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कार्य बाद में किया जाना है वो आपने पहले कर लिया, या जो पहले किया जाना है बाद में कर दिया। इसलिए पहले अध्ययन, अवलोकन, तथ्यों का संग्रह, सत्यापन, सिद्धांत निर्माण, तकनीक का प्रयोग, ये सभी क्रमबद्ध तरीके से आने चाहिए और उनका प्रस्तुतिकरण, उनका लेखन भी क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसी क्रमबद्धता के आधार पर ही आगे सिद्धांत निर्माण किया जाएगा या अन्य शोधार्थियों के अध्ययन के लिए आधार प्रस्तुत किया जाएगा। अगला बिंदु है शुद्ध विज्ञान। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि विज्ञान का आधार होता है शोध और शोध का उद्देश्य होता है सिद्धांत निर्माण। तो शोध जो है वो सिद्धांत निर्देशित होना चाहिए और जो सिद्धांत है वो शोध आधारित होना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो भी अनुसंधान किया जाता है राजनीतिक व्यवहार का, वो अनुसंधान किसी न किसी सिद्धांत के निर्माण के दृष्टिकोण से उपयोगी होना चाहिए। आपका किया हुआ शोध व्यर्थ चला जाएगा यदि
आपने उस शोध के माध्यम से सिद्धांत को नहीं निकाला है। इसी प्रकार से आप कितने ही अच्छे उच्च स्तरीय सिद्धांत बना लें, लेकिन यदि उन सिद्धांतों के पीछे वैज्ञानिक शोध नहीं है तो वो सिद्धांत आपके किसी भी कार्य के नहीं है। अर्थात सिद्धांत हमेशा वैज्ञानिक होना चाहिए। और अगला बिंदु है एकीकरण। एकीकरण का तात्पर्य है कि जो निष्कर्ष निकले हैं अध्ययन के परिणाम स्वरूप, जो आपकी उपलब्धि है, उस उपलब्धि का प्रयोग या उस उपलब्धि का उपयोग अन्य समाज विज्ञानों के लिए भी खुला होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि राजनीति वैज्ञानिकों के अध्ययन का उपयोग अर्थशास्त्रियों को, समाजशास्त्रियों को, मानव विज्ञानवेत्ताओं को या जहां भी जरूरत है उनको करना चाहिए। और समाजशास्त्र में यदि कोई उपलब्धि है तो उसका उपयोग राजनीतिक वैज्ञानिकों को करना चाहिए। अर्थात सभी समाज विज्ञान क्योंकि मानव व्यवहार से ही संबंधित हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे की उपलब्धियों का उपयोग करते हुए, उनका लाभ लेते हुए संपूर्ण व्यवहारवादी अध्ययन को समृद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए अब अध्ययन खंड खंड नहीं होकर के समग्रता के साथ होना चाहिए, और ये जो समग्रता है यही एक व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में सहायक होगी। व्यवहारवादी अध्ययन ऐसा नहीं है कि ये समाजशास्त्र का व्यवहारवाद है, ये राजनीति विज्ञान का व्यवहारवाद है, ये अर्थशास्त्र का व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद तो एक है, इसलिए सभी विषयों का अलग अलग नहीं, किंतु एक व्यवहारवादी विज्ञान यह विकसित किया जा सके, इसलिए सभी अनुशासनों की उपलब्धियों का उपयोग सभी लोग कर सकें, अन्य अनुशासन वाले भी कर सकें, ऐसी अपेक्षा है। तो इस तरह से ये हमने आज व्यवहारवाद का अर्थ और इसकी व्याख्या देखी है। अगले वीडियो में इसके आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।